ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्नकाल और शून्यकाल के हंगामे की भेंट चढ़ने के साथ ही कोई खास विधायी कामकाज नहीं हो सका। विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही पहले सुबह 11:10 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 2:15 पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए इसे स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने को लेकर निराशा जताई। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की जनता देख रही है कि नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही को बाधित किया जा रहा है। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दलों के सदस्यों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए पिछले कुछ दिनों की तरह आज भी नारेबाजी की। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत बीते 21 जुलाई को हुई थी और निचले सदन में केवल 2 दिन बीते 29 और 30 जुलाई को प्रश्नकाल हो पाया। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों से कहा कि मैंने पहली बार भी आग्रह किया है और फिर कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का समय होता है। प्रश्नकाल में कई मंत्रालयों और विभागों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उनका जवाब देती है। आपको जनता ने अपने मुद्दे उठाने, अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं रोज प्रयास करता हूं कि सदन चले। संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। इसकी मर्यादा और परंपराएं रही हैं। इसी सदन के अंदर हमारे पूर्व सांसदों ने अच्छी चर्चा और संवाद के साथ संसद की गरिमा को बढ़ाया है। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों द्वारा रोजाना सदन के भीतर तख्तियां लाए जाने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि मेरा ये प्रयास होता है कि आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां लाने, नारेबाजी करने से सदन नहीं चलेगा। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परंपराओं के लिए अच्छा नहीं है। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि देश की जनता आपको देख रही है। आप नियोजित तरीके से नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है। ये संसद की व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उनके मुताबिक सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है, जिन पर कई सदस्य चर्चा करना चाहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा कि अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है। समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने सवाल पूछा है। आप लोग भी पूछिए, मैं मौका दूंगा। शून्यकाल में हर विषय को उठाने का मौका दिया जाएगा। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:10 पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के बीच ही केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ पूरक प्रश्नों के जवाब दिए। सपा की सांसद रुचि वीरा के पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 10 वर्ष के दौरान 17 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरियां तथा रोजगार मिले। वहीं विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 5 साल में 4 करोड़ से अधिक रोजगार निर्माण की योजना है। मंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में 4 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। रुचि वीरा ने सवाल किया था कि क्या सरकार की स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना है। इसके उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए रोजगार का निर्माण हुआ है। पिछले 16 महीने में ही 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। उन्होंने सदन को बताया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रभुत्व सरकार के 10 साल के कार्यकाल में केवल 3 करोड़ रोजगार का निर्माण हुआ था। लेकिन रिजर्व बैंक के आकलन के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 10 साल में 17 करोड़ से अधिक युवाओं को नौकरियां और रोजगार प्राप्त हुए। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने आने वाले 5 सालों में रोजगार सृजन के लिए कई कार्य योजनाएं बनाई हैं।
श्री मांडविया ने कहा कि आने वाले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक रोजगार का निर्माण करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की गई है। मंत्री के अनुसार युवाओं को स्थायी रोजगार मिले, उसके लिए मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रयास किया है। मंत्री ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के कृषि क्षेत्र में रोजगार निर्माण 19% हो गया है, जो पूर्व की कांग्रेस सरकार में नकारात्मक स्थिति में था। मोदी सरकार में विनिर्माण क्षेत्र में 15% रोजगार निर्माण हुआ है तथा सेवा क्षेत्र में 36% रोजगार निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी दर 3.2% है, जो विकसित देशों के बराबर या उनसे कम है। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर से आरंभ होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। हंगामे के बीच ही आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखे गए और सदन ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित संवैधानिक संकल्प को स्वीकृति दे दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह संवैधानिक संकल्प पेश किया था। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की और खेल से संबंधित 2 विधेयकों को पारित करने की जरूरत पर बल दिया। विधायी कार्यों की सूची में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध थे। पीठासीन सभापति ने कहा कि आज 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं। सरकार 2036 की ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने जा रही है। देश के खेल और खिलाड़ियों के लिए इससे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक नहीं हो सकते। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। हम विपक्ष की मांग पर इन 2 विधेयकों को चर्चा के लिए लाए हैं, लेकिन विपक्ष खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा करने के बजाय हंगामा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की यह हरकत युवाओं के खिलाफ है। श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। खेल मंत्री विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल शासन विधेयक काफी समय से लंबित है। न्यायालय ने भी कहा है कि खेल में सुशासन के लिए एक अच्छा कानून बनाया जाए। सदस्यों से आग्रह है कि इस पर चर्चा करें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों को ध्यान दिलाया कि आप चुनकर आए हैं ताकि कानून बना सके, लेकिन मानसून सत्र में अब तक एक भी विधेयक पारित नहीं हो सका। देश की जनता देख रही है, आप कानून बनाने के बजाय हंगामा कर रहे हैं। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने सदन की कार्यवाही 2:15 पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखित प्रश्नों के उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी की घोषणा के बाद कई विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रभावशाली सुधार और अन्य पहल की गई हैं। पिछले 5 वर्ष में कार्यान्वयन के दौरान एनईपी 2020 का प्रभाव स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के नीतिगत गलियारों और कक्षाओं में दिखाई दे रहा है। श्री प्रधान ने इस बात पर जोर दिया कि एनईपी 2020 के 5 साल पूरे होने पर भारत ने शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा है तथा एनईपी ने वैश्विक स्तर पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए छात्रों को मूलभूत साक्षरता और भविष्य की तैयारी के साथ सशक्त बनाया है। कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों की एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और उच्च कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी के चाणक्यपुरी इलाके में सदन की सदस्य आर सुधा की गले से पहली माला छीन लिए जाने की घटना का संज्ञान लेते हुए आज पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सदन में पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि सुधा ने आज सुबह लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। श्री पाल ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकार ने आज लोकसभा में जानकारी दी कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का पता लगाया है।
जिसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी धोखाधड़ी भी शामिल है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। चौधरी द्वारा लोकसभा में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अकेले वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वस्तु और सेवा कर जीएसटी चोरी का पता लगाया गया। वित्त वर्ष 2025 में पकड़े गए जीएसटी चोरी के 30,056 मामलों में से आधे से ज्यादा या 15,283 मामले आईटीसी धोखाधड़ी से संबंधित थे, जिनमें 58,772 करोड़ रुपए की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सीजीएसटी क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का पता लगाया गया, जिसमें 36,374 करोड़ रुपए की आईटीसी धोखाधड़ी शामिल थी। मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2023 में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी चोरी का पता चला, जिसमें 24,140 करोड़ रुपए के फर्जी आईटीसी दावे शामिल थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा को बताया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 6,215 एफपीओ के गठन को बढ़ावा दिया है। सीतारामन ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ को प्रदान की जाने वाली प्रमुख सहायता में एफपीओ का गठन, क्षमता निर्माण, ऋण सुविधा और बाजार संपर्क सहायता, वित्तीय साक्षरता आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ एसएफएससी और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ साझेदारी में एफपीओ और ओएफपीओ के उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 स्थानों पर एफपीओ मेले तरंग आयोजित किए हैं, ताकि एफपीओ उत्पादों का विपणन और ब्रांडिंग की जा सके। सीतारामन ने उत्तर में बताया कि नाबार्ड विभिन्न निधियों के माध्यम से ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को ऋण सहायता प्रदान करता है, जैसे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता, राज्य सरकारों को ग्रामीण अवसंरचना सहायता, दीर्घकालिक सिंचाई निधि, सूक्ष्म सिंचाई निधि, खाद्य प्रसंस्करण निधि, वेयरहाउस अवसंरचना निधि और मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि। उन्होंने कहा कि आरआईडीएफ के अलावा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विभिन्न निधियों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है और कोई वार्षिक आवंटन नहीं किया जाता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार वित्तीय समावेशन को मजबूत करने और अन्य ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच से औपचारिक वित्तीय प्रणाली में सार्थक भागीदारी बढ़े, जिससे ऋण पहुंच उन तक शामिल हो। उन्होंने कहा कि अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इससे रूपे डेबिट कार्ड और अंतर्निहित ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी अन्य सुविधाओं के साथ बुनियादी बचत बैंक खाते जमा खोलने की सुविधा मिली थी। उधर राज्यसभा में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्यों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और वर्तमान सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि शिबू सोरेन एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित जनजातीय नेता थे। उन्होंने जनजातीय समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। हरिवंश ने कहा कि उन्होंने जीवन भर वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम किया है। उपसभापति ने कहा कि शिबू सोरेन 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन में शिबू सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में सदन ने दिवंगत नेता के सम्मान में कुछ देर मौन रखा, फिर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।